यूं तो सभी ग्रह अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चंद्रमा इन सब में ज्यादा महत्व रखता है और इसीलिए आज हम बात करेंगे चंद्रमा की। अब चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो आपने भी शास्त्रों में पढ़ा होगा कि 12 साल तक के बच्चे की कुंडली सिर्फ चंद्रमा से ही देखी जाती है, यानी बाल अवस्था में चंद्र कुंडली ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि शुरुआती जीवन के 12 सालों तक जातक पर चंद्रमा का ही मुख्य प्रभाव रहता है। तो यह भी सोचने में आता है कि क्या 12 साल की उम्र के बाद चंद्रमा का कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर आप फिर भूल करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि नक्षत्र स्वामी सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, ना तो आपका सवाल गलत है और ना हमारा जवाब गलत है। चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप विचार करें और यह सोचें कि नक्षत्रपति कहाँ से आया, कैसे नक्षत्रपति को तय किया गया कि इस जातक का यह नक्षत्रपति या नक्षत्र स्वामी है, तो सीधी सी बात है, जातक के जन्म के समय में चंद्रमा जिस नक्षत्र का भोग कर रहा होता है, या समझ लीजिए कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के स्वामी को ही नक्षत्र स्वामी माना गया है। तो इसका साफ मतलब है कि नक्षत्र स्वामी का चुनाव भी चंद्रमा ही करता है। तो इस वजह से जातक के जीवन में चंद्रमा का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और पृथ्वी जहाँ की हम लोग रहते हैं, चंद्रमा उससे सबसे ज्यादा नजदीक है। और चंद्रमा आपको मालूम है कि जातक के मन मस्तिष्क को ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि हमारे शरीर का अधिकतर भाग जल तत्व का है और चंद्रमा जैसे समुद्र को अपनी तरफ खींचता है। आपने ज्वार भाटे का उदाहरण देखा होगा, उसी तरह हमारे शरीर में भी जलीय तत्व अधिक होने के कारण यह पूरी तरह से हमको कंट्रोल करता है। और यह केवल ज्योतिषीय बात नहीं है, वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि चंद्रमा का जातक के मन मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है। और उसका कारण सिर्फ यही है कि जलीय तत्व की अधिकता हमारे शरीर में। आपने महसूस किया होगा कि पूर्णिमा के समय, जिस समय चंद्रमा अपने पूरे प्रकाश के साथ मौजूद होता है, तब हम पृथ्वीवासियों का व्यवहार कुछ अलग सा होता है, चंचलता बढ़ती है। और आपने यदि सुना हो या पढ़ा होगा कि पागल खानों में भीड़ भी इसी समय ज्यादा होती है। लोगों पर एक अजीब सा, जिसे चांदमारा कहते हैं, कुछ वैसा प्रभाव पूर्णिमा के आसपास होता है और यह केवल चंद्रमा की वजह से ही होता है। और चूंकि चंद्रमा का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है और यही मन और मस्तिष्क हमारे कार्य व्यवहार में स्पष्ट झलकने लगता है, तो कुंडली में चंद्रमा की खराब स्थिति जातक को मानसिक रूप से पीड़ित कर सकती है। हमारे चित्त की वृत्तियों का कारक चंद्रमा ही है। किसी भी तरह का मानसिक विकार, अवसाद, डिप्रेशन और किसी भी तरह के जलीय रोग, जैसे फेफड़ों में पानी भर जाना, पेट में पानी भर जाना और महिलाओं में पीरियड्स का अनियमित होना जैसी व्याधियों के मूल कारण में चंद्रमा ही होता है। और इन कार्यों में चंद्रमा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, भले ही वह दशा अंतरदशा के रूप में आपको दिखाई देती हो या ना दिखाई देती हो। कुंडली में यदि चंद्रमा की स्थिति खराब हो तो जातक में कुछ प्रवृत्तियां स्पष्ट दिखाई देती हैं और जातक के व्यवहार से ही आप समझ सकते हैं कि इसका चंद्रमा बहुत ही खराब है, कमजोर है या पीड़ित है, आप जो भी कहें। उसके लिए कुंडली देखने की भी जरूरत नहीं है, उसके क्रियाकलाप से ही आप समझ पाएंगे कि इस जातक का चंद्रमा अच्छी स्थिति का नहीं है। पीड़ित चंद्रमा वाला जातक सबसे पहले तो मूडी या सनकी या कह लें अस्थिर मन वाला होता है, अवसादग्रस्त रहता है, उसके मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं, मन की वृत्तियां बहुत ज्यादा हावी रहती हैं, जो उसके मन में आए वह करने लगता है। किसी भी एक काम में टिककर मन उसका लगता नहीं है, कभी एक काम शुरू करेगा फिर उसको बंद करके दूसरा शुरू कर देगा, यानी स्थायित्व तो नहीं होता। उसका मन एक जगह टिककर उसको कोई काम करने नहीं देता है। और पढ़ाई लिखाई की उम्र वाले जातकों को यह और भी ज्यादा परेशान करता है, पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता,
यारी दोस्ती में समय ज़्यादा खराब करेंगे, घर में टिक कर बैठ नहीं सकते, बाहर घूमने में आनंद आएगा, बाहर दोस्तों के साथ खेलने में आनंद आएगा। और मान लीजिए ऐसे बालकों को माँ बाप ने डांट कर पढ़ने बैठा भी दिया तो वह पढ़ने का नाटक भले ही करता रहे, देखने में उसकी आंखें और भाव भंगिमा टेक्स्ट बुक पर टिकी होंगी, लेकिन उसके मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा होगा। जो वह पढ़ रहा है वह उसके दिमाग में नहीं बैठता, उसका दिमाग कहीं और ही घूम रहा होता है। और ये आपने महसूस किया होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पढ़ने बैठते हैं तो एक बार पढ़ते ही उनके दिमाग में वह बात फिट हो जाती है, लेकिन पीड़ित चंद्रमा वाले जातकों का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, पढ़ेंगे वो याद नहीं रहेगा, क्योंकि उनका दिमाग कहीं और घूम रहा होता है। पढ़ने के समय स्थिरता नहीं होती। कहने का कुल मतलब इतना है कि पीड़ित चंद्रमा जातक को मन के माध्यम से ज्यादा पीड़ित करता है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि आप पीड़ित या खराब चंद्रमा किसको कहेंगे? क्या वृश्चिक राशि यानी नीच राशि में बैठे हुए चंद्रमा को आप पीड़ित या खराब मान लेंगे? पर देखिए, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का तो अवश्य हो जाता है, लेकिन वह पीड़ित ही हो यह आप तय नहीं कर सकते। आप पक्की तौर पर यह नहीं कह सकते कि वृश्चिक राशि का चंद्रमा पीड़ित ही कहलाएगा। इस मामले में आप श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखें तो लग्न में ही वृश्चिक का यानी नीच राशि का चंद्रमा है और उसी के दशा काल में वो भारत के प्रधानमंत्री बने और उनका मन पर जितना नियंत्रण है उतने मन पर नियंत्रण वाला राजनेता आपने और हमने अभी तक तो नहीं देखा। तो चंद्रमा को पीड़ित होना कैसे तय करेंगे, यह हमने पूर्व के चैप्टर्स में आपको अच्छी तरह से बताया है कि चंद्रमा कहाँ पर पीड़ित होगा, कहाँ पर क्या फल देगा, यह हम पूर्व के चैप्टर्स में अच्छी तरह बता चुके हैं। और जो नियमित दर्शक हैं हमारे, उनको अच्छी तरह से मालूम होगा। और मान लीजिए आपने वह चैप्टर नहीं भी देखे हैं या देखे भी हैं तो आपको याद नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उसे भी छोड़िए। यहाँ इस चैप्टर में हमने आपको जो लक्षण बताए हैं, खराब चंद्रमा के जो लक्षण अभी तक हमने आपको बताए हैं, और किसी जातक में आपको वो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए उसका चंद्रमा पीड़ित है। तो जो ज्योतिष नहीं भी जानते हैं, यूं ही साधारण रूप से देख रहे हैं, उनमें या उनके बच्चों में इस तरह के कोई लक्षण हैं, तो समझ लीजिए चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित है। सिंपल सी बात है। अब सवाल यह उठता है कि इसका उपाय क्या किया जाए जिससे जातक इससे बाहर आ सके। तो उपाय स्वरूप ऐसे जातकों को सबसे पहले तो एक 5 मुखी रुद्राक्ष पहनाइए और इसे लाल धागे में गले में पहनाना है। दूसरे, भगवान शिव की कोई भी स्तुति किया करे और तांबे के लोटे में जल भरकर रुद्राभिषेक किया करे। अगर नियमित रूप से करना संभव नहीं हो तो सोमवार की सोमवार तांबे के लोटे में जल भरे, नहा धो के तांबे के लोटे में जल भरे और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर उसको अर्पण कर दे। बस इसे ही रुद्राभिषेक कहते हैं। ज़्यादा कहीं पंडितों वगैरह से करवाने की आवश्यकता नहीं है। नियमित हो सके बहुत अच्छा, नियमित नहीं हो सके तो कम से कम सोमवार की सोमवार तो अवश्य करें। इसके अलावा सुबह या शाम जब भी टाइम मिले सैर अवश्य करें, हो सके तो ब्रिस्क वॉक करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और ज़्यादातर यह बीमारियां ब्लड सर्कुलेशन में अवरोध की वजह से होती हैं, क्योंकि मस्तिष्क तक जब ब्लड सही रूप से पहुंचेगा तो मन के अवसादग्रस्त होने की संभावना कम हो जाती है। अब आप कहेंगे कि ब्लड पर तो मंगल का अधिकार है, तो ठीक है, मंगल का अधिकार है, लेकिन ब्लड में भी जल तत्व ज्यादा है, इस नाते वो चंद्रमा से भी अछूता नहीं है। तो ब्लड सर्कुलेशन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। हो सके तो थोड़ा योगा प्राणायाम नियमित रूप से करें, आपको निश्चित ही चंद्रमा की इन पीड़ाओं से आराम मिलेगा और इन साधारण उपायों से ही आपको 100% लाभ मिलेगा। कम से कम सुबह की सैर, योगा प्राणायाम, रुद्राभिषेक
और एक पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर लें तो निश्चय ही आपको चंद्रमा के कमजोर होने की वजह से जो पीड़ाएं दिखाई दे रही हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।